नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी को लेकर बैठक की। साथ ही बताएंगे, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट 2020 पुरस्कार से जुड़े समारोह में कहा कि नवाचार को जन आंदोलन बनाना वक्त की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त माहौल, ज्ञान आधारित समाज और उपयुक्त माहौल बनाने की जरूरत है। बुलेटिन में बात कोविड-19 की भी होगी। बीते एक दिन में देश में रिकॉर्ड करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए, जो सरकार के रोजाना 10 लाख टेस्ट के लक्ष्य से बस 1 लाख कम है। टेस्ट का दायरा बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। देश में कोविड वैक्सीन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन में से एक फेज 3 ट्रायल पर पहुंच गई है, वहीं बाकी 2 फेज 1 और 2 में हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में विकसित की जा रही 3 वैक्सीन में से एक का ट्रायल जल्द ही तीसरे चरण में किया जाएगा। वैक्सीन को लेकर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की सप्लाई चेन की भी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सोमवार को वैक्सीन कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में विशेषज्ञ समूह के अधिकारियों के अलावा भारतीय सीरम संस्थान, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी शामिल थे। दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह को इस समय टीके के विकास के लिए चल रहे ट्रायल की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है, और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस हफ्ते ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर रही है। इस महीने की शुरुआत में इस वैक्सीन के फेज 2 और 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते एक दिन में देश में रिकॉर्ड करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए, जो सरकार के रोजाना 10 लाख टेस्ट के लक्ष्य से बस 1 लाख कम है। टेस्ट का दायरा बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी नए मामलों से अधिक दर्ज की गई, जिसके चलते रिकवरी रेट 73% से अधिक हो गया है। देश में सक्रिय केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का अंतर 13 लाख से ज्यादा हो गया है। देश में अब तक कोरोना के 27 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 55,000 नए केसेस आए हैं। अब तक देश में 27,02,742 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में करीब 58,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक कुल 19,77,779 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसमें 6,73,166 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 876 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 51,797 हो गई है। देश में सोमवार को करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए, जो अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट में सबसे अधिक है। बीते 7 दिनों में संक्रमण की दर 7.67% रही है। कोविड का कुल संख्या देखें, कुल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस सो फार इन द कंट्री, उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 25% केस ही ऐसे हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 2 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में संक्रमण दर 7.90% रही। इस दौरान औसतन 1.5 लाख से अधिक टेस्ट रोजाना हो रहे थे, जिसमें 13,000 के करीब मामले संक्रमित निकल रहे थे।
जुलाई में जून के मुकाबले टेस्ट 2 गुना हो गए और रोजाना 35,000 से अधिक मामले सामने आए और संक्रमण दर बढ़कर 10.54% हो गई। अगस्त में अब तक औसतन प्रतिदिन 6,81,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं और 59,000 नए मामले रोज निकल रहे हैं। लेकिन जुलाई के मुकाबले अगस्त में संक्रमण दर घटकर 8.69% हो गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रहा है। पहले सप्ताह में ये 10.03% था और अब ये 7.72% हो गया है। ये वीकली एवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दैनिक पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 7.7 से 8% के बीच में है। सेंटर और स्टेट ने मिलके इसका ग्रास रूट लेवल तक इसका अपटेक को इंश्योर किया है और इसमें हमारी इंडस्ट्री की भी भागीदारी है, क्योंकि ये सब टेस्ट लगभग अब हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और 0.9 मिलियन जैसा नंबर आना और थोड़े ही दिनों में जब ये 1 मिलियन हो जाएगा पर डे का, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और हम उसके भी आगे जाएंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई राज्य बेहतर स्थिति में हैं। कई राज्यों में ठीक होने की दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु में रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मृत्यु दर काफी कम है। देश में इस वक्त कोरोना से ठीक होने की दर 73.18% हो चुकी है, लेकिन कई राज्य हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से अधिक है। इसमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है, जहां स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक 90% से अधिक है। हरियाणा में 84.5%, तमिलनाडु में 82.5% से अधिक है। गुजरात में कोरोना से ठीक होने की दर 78% से अधिक है। वहीं तेलंगाना में करीब 77% है। देश में कोरोना से मरने की दर 1.92% है, लेकिन कई इलाके में ये 0.5% से भी कम है। सबसे कम मृत्यु दर की बात करें तो मिजोरम में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं सिक्किम में ये 0.08%, दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव में 0.10% और अरुणाचल प्रदेश में 0.18% से कम मौतें इस बीमारी से हुई हैं। नागालैंड में मृत्यु दर 0.23% है। अगस्त के महीने में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केस कम हैं, लेकिन उनमें पिछले 17 दिनों में 4.5 गुना केस बढ़े हैं। इसी तरह पुडुचेरी, झारखंड, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड, पंजाब, गोवा, असम, ओडिशा और केरल में अगस्त महीने में कुल मामलों में दोगुने का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। राज्य सरकारें ताजा स्थिति के अनुसार नए निर्णय ले रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए हैं। नए लॉकडाउन प्रतिबंध आज से जालंधर, लुधियाना और पटियाला में शहर की सीमा के भीतर लगाए जाएंगे। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कई पालियों में काम करने वाले उद्योगों और फर्मों को काम करने की अनुमति होगी। वहीं रेस्तरां, होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयां रात 8:30 बजे तक खुली रह सकती हैं। वहीं असम में राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और नगर बस सेवा को कोविड-19 प्रोटोकॉल और उचित दूरी मानक के साथ 50% क्षमता से शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही यात्रियों के लिए अंतर जिला यातायात को भी सोमवार से शुक्रवार के बीच अनुमति दी गई। हालांकि अब भी रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। असम सरकार के नए दिशा निर्देश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के सभी क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में एडमिट कराया गया था। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि नवाचार को जन आंदोलन बनाना वक्त की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त माहौल, ज्ञान आधारित समाज और उपयुक्त माहौल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोध का लक्ष्य मानव जीवन को सुगम बनाना होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पुरस्कार से जुड़े समारोह में ये बातें कही। IIT मद्रास अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में फिर से शीर्ष पर आया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनोवेशन के लिए देश के विभिन्न संस्थानों को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 पुरस्कार प्रदान किए। ऑनलाइन अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मंत्रालयों, शोध संस्थाओं और नवाचार से जुड़े युवाओं को कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देश के 50% से ज्यादा लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं। ऐसे में नवाचार और तकनीक का जोर कृषि क्षेत्र पर होना चाहिए। The youth of the country must be motivated to join the developmental path more aggressively, while our scientists and researchers must come up with innovations and solutions. They must focus on making the lives of the people more comfortable, happy. Since science is very important, science must also be used to make agriculture more productive and create greater wealth for the farmers. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे युवा काफी प्रतिभावान हैं और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। इसके जरिए भारत एक बार फिर ज्ञान और नवाचार में दुनिया की अगुवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षण, सीखने और अनुसंधान की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकती है। There was a time when India was known as Vishwaguru, and students from many countries came to study at our universities. Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Pushpagiri were some of the great centers of learning. We must regain that intellectual leadership. We must once again emerge as a global hub of learning and innovation. इस रैंकिंग योजना में देश के 674 संस्थानों ने भाग लिया था, जिनमें 36 संस्थानों को 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान दिया गया। इस साल से महिला श्रेणी को भी शामिल किया गया। IIT मद्रास अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में फिर से शीर्ष पर आया है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। चौथे पर IISc बेंगलुरु और पांचवें पर IIT खड़गपुर है। ARIIA केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE और मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के जरिए लागू किया गया है। इसके तहत देश में छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रणालीबद्ध रैंकिंग दी जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 29 पायदान की छलांग लगाई है। भारत 2014 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि 2019 में देश ने 52वां पायदान हासिल किया है। नीति आयोग स्थित अटल नवाचार मिशन केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है, जिसके जरिए नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कूली स्तर पर अटल नवाचार मिशन देश के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कर रहा है। अब तक अटल नवाचार मिशन ने देश के करीब 15,000 स्कूलों का चयन किया है, जहां ATL स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की आचार समिति की आज बैठक में भावी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। इसमें 6 सदस्यों ने भागीदारी की, जिसमें से नए सदस्य विजय साई रेड्डी भी शामिल थे। राज्यसभा की आचार समिति भारत के विधायी निकायों में गठित पहली आचार समिति है। इसका गठन तत्कालीन सभापति KR नारायणन ने 4 मार्च 1997 को किया था। वहीं ऊर्जा संबंधी समिति ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया, जबकि लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने भी अपने एजेंडे को लेकर बैठक की। 5 संसदीय समितियों के अलावा संसद भवन परिसर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त समिति की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी को लेकर बैठक की।
परिवहन से जुड़े सभी विभागों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े सिस्टम को ज्यादा कारगर बनाने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। देश में विभिन्न आर्थिक जोन के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुहैया कराने से संबंधित इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि उन्होंने विभिन्न इकोनॉमिक जोन्स के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुहैया कराने से संबंधित नेशनल मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इसे अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, साथ ही आर्थिक प्रगति होगी और युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। The connectivity of rail, road, air and waterways will enhance the infrastructure level and increase the competitiveness of the enterprises not only in the domestic market but also in the international market. It will enhance the production possibility frontiers of the businesses and create more and more scope for the employment creation with the enhanced capacity utilization. केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में तेजी से विकास करना चाहती है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने लॉजिस्टिक कॉस्ट में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है। इस पर अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की योजना है। इस सिलसिले में अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान की जा चुकी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज आत्मनिर्भर भारत पर हुए एक वेबिनार में अहम घोषणा की। पुरी ने कहा कि साल 2030 तक 40% आबादी की अर्बन सेंटर्स में रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक हर साल 600 से 800 मिलियन वर्ग मीटर शहरी मकान बनाने होंगे और इसके लिए 158 लाख मीट्रिक टन लोहा और 692 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की जरूरत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या के शहरों में रहने की उम्मीद जताई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 100 स्मार्ट शहरों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 5151 परियोजनाओं की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 1,66,000 करोड़ रुपए की करीब 4,700 परियोजनाओं की निविदाएं दी गई हैं, जो प्रस्तावित कुल परियोजनाओं का लगभग 81% है। By 2030, we will have 600 million people of our citizens living in urban areas. Now, this in and of itself presents fantastic opportunities for the steel industry. शहरी परिवहन में स्टील के इस्तेमाल पर बोलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल 18 शहरों में करीब 700 किलोमीटर लंबाई तक की मेट्रो चालू है और 27 शहरों में करीब 900 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रति किलोमीटर करीब 13,000 मीट्रिक टन स्टील की जरूरत होगी। साथ ही कहा कि हवाई अड्डे के टर्मिनल भवनों में भी स्टील का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। Steel Ministry's vision of a 300 million tons capacity by 2030 will be strongly supplemented by the demand generated by urban infrastructure in the next decade, by developments in the civil aviation sector, etc. वेबिनार में शामिल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज स्टील उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमें इस्पात के अधिक इस्तेमाल के लिए निर्माण क्षमता को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा। स्टील आज हम दुनिया के दूसरे नंबर की प्रोड्यूसर है। कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी हमको और बढ़ानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी में क्वालिटी को जोड़ते हुए हमको CPWD, NBCC, DLF इस प्रकार की और 100 संगठन बनानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग में, लो कॉस्ट हाउसिंग में, क्वालिटी हाउसिंग में हमको और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत सांसद निधि के सहयोग से सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण किया। इस अवसर पर कुल 58 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में दिव्यांगजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को जिस प्रकार के उपकरण की जरूरत होगी उसे समाज कल्याण विभाग की मदद से उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना की लड़ाई में भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ गरीबों को लगातार 6 महीने तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, उनको जो है हर प्रकार का राशन उपलब्ध कराना और उनके बैंक के खातों में सीधे सीधे पैसे सरकार की तरफ से भेजना, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोविड-19 महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष यानी एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में कोई भी व्यक्ति या संस्था दान कर सकता है और इसमें दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। कोर्ट ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है और इसमें भी कोई भी व्यक्ति या संस्था पैसा दान कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह भिन्न है। कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है। इसकी सहायता से संक्रमित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम केयर्स निधि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साजिशों पर जबरदस्त आघात बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दुष्प्रचार को पीएम केयर्स निधि में बड़ी तादाद में अंशदान करने वाले आम लोगों ने बार बार खारिज किया है। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर कड़ा आक्षेप करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सभी दान पारदर्शी ढंग से किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप समूह के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों के वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विभिन्न राज्यों की ओर से अन्य वरिष्ठ वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या यूजीसी के निर्देश में सरकार कोई दखल दे सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि छात्र ये तय नहीं कर सकते कि उनका हित किसमें है। छात्र ये तय करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए देश में एक वैधानिक संस्था है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर अपना लिखित पक्ष अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने की यूजीसी की अधिसूचना को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के बाद फेसबुक को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। फेसबुक विवाद को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन लोगों का राजनीतिक आधार सिमट गया है वो बेबुनियाद आरोप लगाकर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर एकाधिकार चाहते हैं। उन्होंने कहा, सार्वजनिक मंच पर हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. That is not right. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में दावा किया गया कि फेसबुक ने सत्ताधारी पार्टी की वजह से घृणा फैलाने वाले विवादास्पद लेखों की अनदेखी की। रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट पर क्या फैसला लिया जाए ये तय करना फेसबुक का काम है। उन्होंने कहा कि फेसबुक ने बीजेपी समर्थकों के सैकड़ों पेज हटाए हैं। इस बीच कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने फेसबुक इंडिया के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन नियुक्तियों और स्थानांतरण को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ये नियुक्तियां उस दिन से अमल में आएंगी जिस दिन राज्यपाल अपना कार्यभार संभालेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान हिंसा में सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार लखनऊ और मेरठ में 2 संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वो इन दोनों ट्रिब्यूनल में दावा कर सकेंगे। लखनऊ ट्रिब्यूनल झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल धाम प्रभागों से दावों को स्वीकार करेगा, जबकि मेरठ ट्रिब्यूनल का सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा मंडल पर अधिकार होगा। बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला फिलहाल 2 दिनों की यात्रा पर ढाका में हैं। आज वो दिल्ली से ढाका पहुंचे हैं। 2 दिनों की यात्रा में वो बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व सहित अहम अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले सालों में संबंधों में उछाल आया है। कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा भी होगी। भारत के सहयोग से चल रहे विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन सचिव बनने के पहले बांग्लादेश में भारत उच्चायुक्त थे। देश भर के मौसम पर अब एक नजर डालते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों और नेपाल से आने वाले पानी और जारी तेज बारिश से कई हिस्सों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य राहत विभाग के अनुसार 15 जिलों के 788 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
जिनमें से 454 गांव में पानी भर गया है। वहीं कोविड के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शरणालयों में किसी व्यक्ति में बुखार, खांसी और सिरदर्द के लक्षण दिखने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को तटबंध की सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। तेलंगाना में लगातार तेज बारिश से कृष्णा और गोदावरी सहित राज्य की कई प्रमुख नदियां, जिनमें गोदावरी नदी भद्रालम में 53 फीट के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिलों तथा तटीय क्षेत्रों में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण सांघी जिले में कृष्णा, बारडा और कोयना नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बुधवार को पुणे और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।